नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि रचना धर्मिता कार्यक्रम में हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार, कवि को यहाँ पर इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आज हम रायपुर से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार श्री संजीव बख्शी जी को यहाँ पर जोड़ देते हैं रायपुर से थोड़ी देर में। उसके बाद फिर हम उनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में जोड़ देते हैं रायपुर से श्री संजीव बख्शी को। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस मंच पर। संजीव जी, हमारे बहुत सारे मित्र आपसे परिचित हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपके साथ एक दो विशेष कार्यक्रम किए थे। लेकिन मेरी 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 जिज्ञासा ये थी, एक तो पहला कार्यक्रम जो आपके साथ हुआ वो रहा भूलन कांदा पर, जब आपको उस उपन्यास पर आधारित जो आपकी फिल्म बनी हुई है उसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसलिए हमने तुरंत उस पर एक विशेष कार्यक्रम रखा था। इस बीच में मैं बताऊंगा, निरुपमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई, आपका स्वागत कर रही हैं। तो उसके बाद फिर हमने आपका व्यक्तित्व और जो आपका साहित्य है उस पर हमने बातचीत की। बहुत सारी कुछ बातें उस समय उस कार्यक्रम में हम उसको सम्मिलित नहीं कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहुत सारे नए मित्र जो अभी आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिले नहीं हैं, आपके साथ साक्षात्कार नहीं हुआ है, उनके लिए आज का कार्यक्रम मैंने विशेष रूप से रखा है। तो पुनः मैं आपको संजीव बख्शी जी, रायपुर से आपको इस कार्यक्रम में जोड़कर बहुत ही आनंद मिल रहा है और आपसे हम बातचीत करेंगे। अब अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं, जो हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले दो शब्द आपसे सुनना चाहूंगा। आज की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा अवसर बनाया। और आज कुछ बातें मैं शुरू करूं उसके पहले, आज ही मैंने एक कविता लिखी है। अरे वाह, क्या बात तो है, क्या वो बात है। कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं और यहीं से मेरी आज की बात की शुरुआत होगी। क्या बात है। आपका स्वागत है संजीव जी। जी हाँ। जी उसका शीर्षक है जी। क्षमा चाहते हुए। क्या बात है। क्षमा चाहते हुए। वह छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से आती है। वह छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी से आती है। वह एक गांव से आती है। थोड़ी सी भाजी, हरी सब्जी, कभी थोड़ा फल लेकर मुड़ पर टोकरी में धरकर उसे बेचने आती है। मैं उसे कहता, तुम 2 रुपए की भाजी 20 रुपए में दिया करो। वह सुनती और हंस देती, बल्कि वह पुरौनी में अतिरिक्त भाजी मुझे दे दिया करती, जो मुझे कर्ज जैसा लगता। मैंने उसे कहा, हमने तुम्हें अब तक बहुत ठगा है, पीढ़ियों से ठगा है। क्या बात है। बदले में तुम 2 रुपए की भाजी 200 रुपए में भी दे सकती हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर यह संभव हुआ तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारी झोपड़ी में झाड़ू लगा दिया है। झोपड़ी के सामने गंदी नाली की थोड़ी सफाई कर दी है। विनोद कुमार शुक्ल से क्षमा चाहते हुए, यदि ऐसा हुआ तो मुझे बेहद संतुष्टि होगी, बेहद संतुष्टि होगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।
आरंभ इसका जी बहुत अच्छा हुआ। पासवान जी भी लिख रहे हैं, बहुत जी सुंदर आरंभ किया आपने, मर्म स्पर्शी कविता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए कविता में जो शक्ति होती है, कविता जी में जो आग होती है, कविता में जो मार्मिकता होती है, और सबसे बड़ी बात ये है संजीव जी, मेरे मित्र, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी कविता में जो मानवीय संवेदना की जो अभिव्यक्ति होती है, वो सबसे उसमें प्रमुखता उसकी होती है, वही तो कविता होती है। अब जी कविता और गद्य में तो यही अंतर है। तो अच्छा, अब आपके बारे में मैं अपने मित्रों को पुनः बताना चाहूंगा। वैसे आपके नाम से कौन परिचित नहीं है। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नाम तो बहुत लंबे लंबे हैं, आपसे ही बात करूंगा। और आपका उपन्यास बहुत ही प्रचलित रहा, भूलन कांदा, जिस पर जी आधारित भूलन दे मेज जो फिल्म बनाई गई, उस पर आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2 वर्ष पूर्व। उसके बारे में भी फिर पुनः हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। और उसके अतिरिक्त आपके पिछले मार्च से लेकर अब तक क्या नए प्रकाशन हुए हैं, क्या क्या गतिविधियां रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी मैंने सुना है, जो आप जिक्र कर रहे थे, कि आप बहुत अच्छा सस्वर पाठ भी करते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो आपको कबीर जी बहुत पसंद है, और तुलसीदास जी का भी, उनका भी क्या कहना। तो क्यों ना हम तुलसीदास जी के एक भजन से शुरू करते हैं आपकी ये आज की बातचीत। जी जी आपका मैं स्वागत है। ये सुनाता हूँ मैं। जी जी जी। तुलसीदास जी जी जी। रचित ये है रचना, ठुमक चलत रामचंद्र। अरे वाह, क्या बात है। आपका आपका स्वागत है। जी। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। क्या बात किलकी किलकी उठत जाए, किलकी किलकी उठत जाए, गिरत भूमि लट पटाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, क्या ठुमक बात है, क्या बात है, चलत बहुत सुंदर है। रामचंद्र, बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। वाह वाह वाह। अंचल रज अंग झारी, अंचल रज अंग झारी, ये पेपर विविध नीचे रखिएगा, पेपर भांति पेपर, हाँ, सो पेपर साइड में रखिएगा। जी दुलारी। जी। जी जी। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक हाय हाय, चलत क्या बात है। रामचंद्र। विदुभ से अरुण अधर, विदुभ से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारो, सुभग नासिका में चारो, सुभग नासिका में चारो,
लटकत लटकनिया या ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र। क्या बात है। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, देख के मुखार बिंद। रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब इस बीच में हमारे साथ बहुत मित्र जुड़ गए। रजनी जी रैना जी जुड़ गई, विजय संदेश जी, संतोष रैना जी, कविता जुत्सी जी, पासवान श्वेता बख्शी जी, आपकी बिटिया रानी भी जुड़ गई है। जी क्या जी। बात है, क्या बात है। हमारे हमारे मित्र जो एक फेसबुक पेज चलाते हैं, सच्ची मुठभेड़, उनके माध्यम से वो भी जुड़ गए हैं। जी कुमार अशोक सराफ जी, जो कश्मीर के बहुत बड़े कश्मीरी कवि हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत सारे मित्र आपका ये कार्यक्रम अब देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब पहला कार्यक्रम मेरा आपके साथ हुआ था संजीव जी, जी उन दिनों तो खैर आप बहुत ही व्यस्त थे, और आपके उपन्यास भूलन कांदा पर जो फिल्म बनी हुई थी, जो जी जी। मनोज वर्मा जी, या शर्मा जी नाम है, मनोज मनोज वर्मा मनोज जी, वर्मा। वर्मा। वर्मा जी, उन्होंने बनाई थी, और बहुत जी अच्छी फिल्म बनाई। हालांकि मैंने देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में मैंने जो सुना, बहुत ही उसके बारे में प्रेस में और फिल्म रिव्यू में बहुत उसको पॉपुलैरिटी मिल गई थी उस फिल्म को। तो ये उसे बताइए। आप उसे देख सकते हैं जी मोर जी माटी ऐप में। जी जी। वो उपलब्ध है फिल्म क्या मोर बात है। माटी। मोर जी जी माटी जी ऐप। उसे जी मोर जी जी। माटी ऐप को डाउनलोड करके एंड्रॉयड में, और ये फिल्म देखी जा सकती है। मैं अपने अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे भी उस ऐप के माध्यम से, भूलन द मेज उस फिल्म का नाम है, जो आपके उपन्यास पर, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है आपका, उसके आधार पर वो फिल्म बनी हुई थी, और उसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2 वर्ष पूर्व। तो ये बताइए कि उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रही जब वो फिल्म रिलीज हुई, संजीव जी। जी जी। ये फिल्म जो है 27 मई 22 को रिलीज हुई, और यहाँ छत्तीसगढ़ के तो सभी मल्टीप्लेक्स में और सिंगल थिएटर में रिलीज हुई थी। बाहर भी कुछ स्थानों पर इसे लगाया गया था, लेकिन बाहर कम लगे थे, और छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादातर मल्टीप्लेक्स में। एक मल्टीप्लेक्स में तो ये फिल्म 50 दिनों तक चली है, और लोगों ने माउथ पब्लिसिटी इसकी ज़्यादा हुई, और लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया। जी जी आप देखते हैं कि पता चलने पर कि उपन्यास पर फिल्म बनी है, लोगों को थोड़ा सा बोझिल सा महसूस होता है कि पता नहीं ये फिल्म कैसी हो। लेकिन देखने पर सब बोलने लगे कि ये तो बड़ी मनोरंजक और अच्छी फिल्म है, परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है। और बहुत प्रशंसा मिली इस फिल्म को देखने के बाद, और नेशनल अवार्ड तो मिला ही, और दर्शकों को पसंद आना सबसे बड़ी बात है। तो ये सबको अच्छा, काफी ये पसंद। बताइए, ये थोड़ा सा पुनः आपसे सुनना चाहेंगे, जो हमारे बहुत सारे मित्र जो इस बार जुड़े हैं। ये जी भूलन कांदा, जी ये क्या नाम क्या है, क्यों, मतलब क्या ये कोई स्थानीय आपने कुछ कोई ऐसा प्रतीक लिया है? क्योंकि अंग्रेजी जो जब ये फिल्म बनी तो इसका नाम रखा गया भूलन द मेज। तो ये थोड़ा बुलंदमेज। सा, जी जी, तो वो बताना चाहेंगे आप उसके बारे में, क्या ये डिपिक्ट कर रहा है? हाँ, ये भूलन कांदा एक
यहाँ के जंगलों में पाया जाने वाला एक कांदा है, जड़ी है, पौधा है, जिस पर पैर पड़ जाए तो लोग भटक जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि सच्चाई में यह है जंगलों में। क्या बात है। इसका तो बॉटनिकल नेम भी बताया किसी ने कि रोटोन डिफोली, टाइलोफोरा रोटोन डिफोलिया इसे कहते हैं। जी और जी। मनोज वर्मा को तो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ ने केश काल में पौधा भी लाकर दिखाया कि यही है भूलन कांदा। तो ये ऐसा पौधा है कि अनजाने में पैर पड़ जाए तो लोग भटक जाते हैं। आप जानबूझकर पैर रखेंगे उस पे और सोचेंगे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो वो पता नहीं चलेगा। अनजाने में पैर पड़ने से लोग भटक जाते हैं, ये कहा जाता है। तो इस नाम से मैंने उपन्यास का नाम रखा भूलन कांदा, क्योंकि इसमें भी एक न्याय व्यवस्था है, ग्रामीण न्याय व्यवस्था की बात होती है और सारी व्यवस्था भटकी हुई दिखती है, लोग भी भटके हुए सब दिख रहे हैं। तो ये सोच करके उससे तुलनात्मक हमने भूलन कांदा इसका नाम रखा। अब चूंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे भेजा जाना था फिल्म को, उनके जो वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्म फेस्टिवल्स, उसमें भी भेजा जाना था, तो ये भूलन द मेज नाम रख दिया गया, तो लोगों को ये समझ में आ जाए कि भूलन क्या है। तो इस तरीके से उसका नाम जो है, फिल्म का नाम भूलन द मेज रखा गया। और ये कुछ छत्तीसगढ़ी में है, कुछ हिंदी में है फिल्म, और हिंदी भाषी पूरी तरह से इसे समझ सकते हैं, अंग्रेजी में सब टाइटल भी चलता है। तो इस तरीके से लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई उसमें भेजा गया। ये इटली में भी भेजा गया, मेडिटेरियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ इसे अवार्ड मिला। कैलिफोर्निया इंडी फेस्ट में भी ये अवार्ड लेके आया। लाजोला यूएसए में एकोलेट ग्लोबल करके होता है इंटरनेशनल फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, वहाँ भी अवार्ड मिला। और कोलकाता में नेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ भी इसे अवार्ड मिला। और कलकत्ता में तो बताते हैं कि फिल्म ख़त्म होने के बाद काफ़ी देर तक सारे जो दर्शक थे वो खड़े होकर तालियां बजाते रहे। क्या बात है, क्या बात है, हाँ, बहुत बहुत बधाई इतना आपको। इतना ज़्यादा पसंद आया लोगों को। जी हाँ। और किस किस शहर में ये फिल्म दिखाई गई, रिलीज हुई? ये दिल्ली में भी रिलीज हुई थी, कुछ स्थानों में, और दिल्ली, बॉम्बे और नागपुर में, जबलपुर में और चंडीगढ़ वगैरह में कहीं कहीं ये पूना में भी रिलीज हुई थी। लेकिन ज़्यादा प्रचार प्रसार वहाँ नहीं होने से लोग नहीं देख पाए उतना जितना देखना चाहिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोगों ने इसे देखा, और अब मोर माटी ऐप में काफ़ी लोग जी। इसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, अब आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा कि इस तरह से जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो जी फिल्में बनती हैं, वो हाँ। जो हिंदी में या जो अन्य प्रमुख भाषाओं में फिल्में बनती हैं, तो जी उसकी टक्कर में, उसकी प्रतियोगिता में, उसकी प्रतिस्पर्धा में कितना सहायक सिद्ध होती है, और सिनेमा को और संपुष्ट करने के लिए इसकी क्या भूमिका रहती है? इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और यह देखने में भी आ रहा है कि हिंदी फिल्म वाले जो हैं वो अब क्षेत्रीय फिल्मों से विषय उठा रहे हैं, वहाँ से फिल्म ला रहे हैं, अपनी भाषा में डब करके और इसे ला रहे हैं। साउथ की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जी जी जी। क्षेत्रीय क्षेत्रीय लोक लोक संगीत को ले रहे हैं क्या बात लोक। है। हाँ, और लोक के जो फिल्म हैं उसको ले रहे हैं। इसमें फिल्म में बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हैं। क्योंकि जी फिल्म जी। से पहले तो आपके ये गाने रिलीज हो गए थे,
रिलीज तो हो गए थे। काफी काफी पसंद किए गए थे ये गाने। जी जी जी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई है। तो अच्छा, इसका अनुवाद आपने करवाया है छत्तीसगढ़ी में? ये तो लोक गीत है, ऐसा ही है नहीं वो नहीं नहीं, लोकगीत। जो 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 उपन्यास आपका है ना, हाँ, वो मैं कह उपन्यास, रहा था। उपन्यास का मैंने खुद छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है, और वो छप भी गई है, मेरे पास आई नहीं है किताब, और वो छप चुकी है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद। और जी जी। छत्तीसगढ़ी में इसे पढ़ना और ज्यादा आनंददायक होगा। मूल हिंदी उपन्यास में भी छत्तीसगढ़ी टोन है, और पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ी में जो कुछ समझ सकते हैं जो लोग छत्तीसगढ़ी, उन्हें उन्हें बहुत आनंद आएगा इसे छत्तीसगढ़ी में पढ़ने में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम आगे आगे बातचीत करेंगे। अच्छा, एक और जो मैंने अनुभव किया है संजीव जी जी, आपके जितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं और अन्य पुस्तकें, आपके जो शीर्षक होते हैं बहुत लंबे होते हैं। जैसे तार हाँ। को आ गई हल्की सी हंसी, ये काव्य संग्रह है आपका। ये जी। भीख पर बैठे लोग जो तितलियों के पास है, या उनके अंधकार में उजास हैं। तो क्या इसके पीछे और की क्या एक, क्या 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 मंशा है, क्या मतलब ये हाँ जानबूझ देखिए के आप ये, रखते हैं, या डिमांड होती है उस पुस्तक की? नहीं, ये मुझे खुद ऐसे शीर्षक बहुत अच्छे लगे। थोड़े से लंबे जरूर हुए, लेकिन सभी शीर्षकों को लोगों ने भी बहुत पसंद किया। अब देखिए, सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था, सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था। ये हम्म। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि ये शीर्षक देख के हमने कविताएं पढ़ी इसकी। क्या बात है। इतना अच्छा इसका शीर्षक है, सफेद से कुछ ही दूरी दूरी पर पीला रहता था। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूं कि आप एक दो कविताएं सुनाएंगे जो आपकी इच्छा है। जी, मैं आप कहें तो नए संग्रह से मैं, बिल्कुल, आपका स्वागत है। संग्रह, पहले संग्रह को दिखाइए, और अगर आपके पास है। अरे वाह, थोड़ा सा बीच में, हाँ, उनके अंधकार में उजास है, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा इसका आवरण बना हुआ है। मुख पृष्ठ इसका शानदार है। किसने बनाया है संजीव जी ये? ये अपने अंतिका प्रकाशन से ये आया है। जी जी जी। और मुख पृष्ठ में जो पेंटिंग है, संजीव शाश्वती जी का है। क्या बात। जी 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 जी। संजीव शाश्वती, इनका जी आवरण जी, चित्र है। बहुत बढ़िया। तो कुछ एक बहुत दो सुंदर कविताएं बनाया है। सुनाइए। इसमें, और इस ये संग्रह में से एक दो इसी कविताएं इसी सुनाइए। इसी साल ये छप के आया है संग्रह। और मैं पहली बार वहाँ दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में गया था, और 26-27 फरवरी को वहाँ दिल्ली में था मैं। मैं भी वहां था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आप वहां पर थे, जी प्रगति जी मैदान में। तो अगर मुझे पता होता तो हमारी मुलाकात होती। मैं तो जी। हाँ और जी, हाँ किसी जी। स्टॉल के पास घूमता रहा, आप और कहीं थे। तो चलिए, कभी मुलाकात होगी। तो इस जी संग्रह जी में से आप कुछ कविताएं सुनाइए। जी। पहली कविता है इसकी, संग्रह जी की। जी। घर प्रवेश। प्यास पानी का सुंदर घर है। प्यास पानी का सुंदर घर है। मेरा घर भी हो इस तरह कि मैं पानी सा रहूं। पानी के मूल में ठंडक बनकर रहना, उसे पहनना ओढ़ना है। प्यास की नींव में मेरे घर का दरवाजा हो। प्यास की नींव में मेरे घर का दरवाजा हो, और मैं प्रवेश करूं तो नींव को पहुंचे ठंडक। यह घर प्रवेश है तो समझूं मेरा घर, तो समझूं मेरा घर। क्या बात है, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
एक और कविता है। स्वागत है आपका। जी। अभी उठेंगे, अभी उठेंगे विश्वकर्मा, यहाँ जो अभी सोए हैं विश्वकर्मा, जागेंगे अभी, देखना जागते ही पहुंच जाएंगे अपने अपने काम पर। कोई गारा बनाने तो कोई दीवार पर, छज्जा या छत पर। किसी को काटना है लोहे का छड़, किसी को पत्थरों की कटिंग करना है। कोई फर्श की घिसाई में हो जाएगा व्यस्त, तो कोई ढुलाई करने में रेत ईंट गारा। क्या बात है। काम चलता रहेगा, एक साथ काम शुरू होने की आवाज आएगी, किसी और शोर से अलग यह श्रम की आवाज। इस आवाज में मिली जुली होगी उनकी अपनी आवाज, जो अभी चुप हैं क्योंकि अभी वे सोए हैं। वाह वाह वाह। विश्वकर्मा हैं, सोए हैं अपनी अपनी नींद, सोए हैं एक पोर्च के नीचे। अभी तो खा रहे थे अपना अपना डिब्बा, डिब्बा में लाए थे भात और साग। क्या बात है, क्या बात है। भात और साग को भी इनका था इंतजार, जैसे इनकी साइकिलें जो वहीं दीवार से लगकर खड़ी हैं, उन्हें पता है वापस जाने का समय। भात और साग को पता है वे खाने के वक्त तक जितना हो सके अपने भीतर गर्मी बचाकर रखते हैं। वे जानते हैं अब उतर रहे हैं विश्वकर्मा, छत से, दीवार से, छज्जा से। अब धोएंगे हाथ पांव, मुंह धोएंगे और डिब्बा डिब्बा खाएंगे। खाएंगे ओह। चुपचाप, खाएंगे चुपचाप और सो जाएंगे वहीं पोर्च के नीचे। जैसे बरगद की छांव है, सालवन की ठंडक है, जैसे कोई सुखद बिछावन है पोर्च का फर्श। सोए हैं विश्वकर्मा, गहरी नींद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी उनकी कविता, वाह। नींद में कभी नहीं आता कोई ठेकेदार का आदमी या टाइम कीपर, ना कोई उन्हें जगाने आता। ठीक काम का समय होता है, उठ जाते हैं सबके सब एक साथ, जैसे बज गया हो श्रम का घंटा। इधर श्रम का घंटा बजा कि सब और श्रम की आवाज हो जाती है शुरू। इस आवाज में शामिल है चैती की आवाज। गारा देते चैती कहती है, कल गांव की मड़ई है, मड़ई है तो मैं क्या करूं, रमेश ने पलट कर कहा, और मार दिया गारा दीवार पर। मंडई की बातें होती रहीं। रमेश गारा को बातों में लपेट लपेट कर दीवार पर लगाता रहा। दूर खड़ा सुनता हूं मैं दोनों की बात, बातों में रस है, यह गारा में मिल दीवार पर उसे ठीक ठीक चिपकाने में कर रही है मदद। चैती की दोहरी हुई खुशी गारे में मिल मिल जाती है। उसका इस तरह गारा दिया जाना मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी अंतहीन बातों में मैं खो जाता हूँ कि दीवार से हट ही नहीं रही है मेरी नज़र। जाने कब से चली गई है चैती, कब से काम हो गया है बंद। अरे है, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। अब देखिए, कल 1 मई था, जी, जिसको हम श्रम दिवस कहते श्रम हैं, दिवस के और रूप में मनाते हैं। क्या हाँ, बात है, और श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज तो अभी दूसरा दूसरा ही दिन है मई का। जी हाँ, तो जी हाँ, अभी अभी कल ही बीता है। बहुत सुंदर कविता, और इसकी प्रासंगिकता भी बहुत थी आज आज के दिन के लिए। जी अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जो आपका पहला काव्य संग्रह था और जी जो अभी अभी आया है, तो आपकी खुद की कविता यात्रा में क्या लग रहा है कि किस तरह से आपका उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, आपके विषय वस्तुओं में, आपके कहने की शैली में, आपकी शब्दावली में, आपके मुहावरे में, और जो जी अनिवार्य अनिवार्य शर्तें होती हैं एक कविता लिखने के लिए, जी उस यात्रा में आप को उत्तरोत्तर क्या लग रहा है? अपनी यात्रा कैसी लग रही है आपको? जी जी। ये खासकर कविताओं के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार कविता लिखते हुए मैं ठहर सा गया था, और बहुत दिनों से कविता नहीं लिखी जा रही थी मेरे से। हम्म। तो मैंने मलय जी को, जो जबलपुर के प्रसिद्ध कवि हैं मलय, जी जी जी, क्या बात है। उनसे बात की मैंने और उन्हें बताया कि मैं कविता नहीं लिख पा रहा हूँ। हम्म। तो वे कहते हैं कि कविता सांस लेने की तरह लिखो।
क्या बात है, क्या बात है। लगातार लिखो। कविता दिमाग में आए या ना आए, आप लिखते रहिए सांस लेने की तरह। जो भी आ रहा है, जो भी जो विचार आ आ रहा रहा है, जैसा भी आ रहा है, नहीं आ है, क्या रहा है बात। तब भी लिखिए, सांस लेने की तरह लिखते रहिए। और जब लिख लें तो निर्ममता पूर्वक उसकी छटनी करिए, निर्ममता से। हो सकता है 100 में से आप एक ही कविता चयन कर पाए, लेकिन बहुत निर्ममता से उसकी छटनी करिए और वो सब कविताएं अलग कर दीजिए जो ठीक नहीं है। बहुत निर्ममता से उसको अलग छटनी कर दीजिए, और इस तरह से जब प्रकाशन में आप जाए तो 100 में से एक दो कविता ही जाए। आजकल होता यह है कि लिखने वाले मनमाने तौर पे लिख तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही लिखा, बिना कोई छटनी किए, बिना कोई उसको उसकी दुरुस्ती किए, तुरंत फेसबुक में डाल देना, तुरंत किताब के रूप में छाप के आ जाता है। तो ये मलय जी का ये कहना था कि बहुत ही निर्ममता से उसकी छटनी करनी चाहिए। लिखे तो, लेकिन लिख के उसको छटनी करें, उसका चयन करें उसको। तो आप जो कह रहे थे कि उसमें शुरू पहले कविता संग्रह से लेके अभी तक में क्या बदलाव आया है, तो निश्चित रूप से बदलाव आया है, और बदलाव आना चाहिए। एक एक नदी की तरह, नदी के पानी की तरह जो है ये कविता है, एक पोखर के पानी की तरह रुका हुआ नहीं है ये अच्छी कविताएं जो आती हैं उसमें परिवर्तन भी आना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन आना चाहिए, कथ्य में, शिल्प में, भाषा में, विचार में, सब में परिवर्तन होना चाहिए। और पढ़ते रहने से ये परिवर्तन आता है। अगर हम पढ़ना छोड़ दें, अच्छी कविताएं पढ़ना छोड़ दें और अच्छी किताबें पढ़ना छोड़ दें, तो ये परिवर्तन जो है वो नहीं आता है। अभी कुछ हाल में कुछ मैंने, फिर बाद में मैं गद्य में भी आया, भूलन कांदा लिखा, फिर जी दूसरा जी एक जी। उपन्यास आया, फिर 3 मेरे संस्मरण की किताबें आई। अभी एक नई नई जो किताब आई है, केशव कहीं न जाई का कहिए, संस्मरण की किताब है। तो ये, इसमें भी कविता के साथ साथ गद्य में भी परिवर्तन जो है वो तब आता है जब आप पढ़ते हैं। अभी हाल में कुछ मैंने किताबें पढ़ी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो सारंग उपाध्याय हैं, सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी, ये उनका उपन्यास है। अलका सरावगी का है गांधी और सरला देवी चौधरानी, ये अभी अभी वाणी प्रकाशन से आया है। वंदना राग की एक किताब है बिसात पर जुगनू उपन्यास। रणेंद्र का उपन्यास है गोंगी रुलाई का कोरस। और एक कहानी है प्रलय में नाव, तरुण भटनागर की कहानी है। तो ये इतनी अच्छी ये किताबें हैं, इतनी अच्छी कहानियां और उपन्यास हैं, सबको पढ़ना चाहिए। इन उपन्यासों, इनको पढ़ के मैं कुछ पाया हूँ, ऐसा मुझे लगा। नहीं, बहुत वैसे तो अच्छी और, बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने संजीव जी। लेकिन जी आपने देखिए ना, आपकी एक विशेषता ये रही कि कविताओं के साथ साथ आपने अपनी कहानियां और उपन्यास भी समानांतर रूप से लिखना जारी रखा है। जी। तो दोनों की तुलना में आपको क्या लग रहा था कि लिखने में सहज क्या लगा आपको? क्योंकि जो आपके भाव हैं, जो आपके विचार हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो जी जी। किसमें आपको सहजता लगी? देखिए, मैंने शुरुआत तो जी कविताओं से की थी, जी जी जी। और ये कविता का ही एक संस्करण है जो मैं कहानी उपन्यास लिख पाया हूँ। ये कविता के ही संस्करण है। ये भी एक कविता है, एक बड़ी कविता है। तो ये उपन्यास मैं लिख पाया, वो इसलिए लिख पाया क्योंकि मैं कविता लिखता था। तो ये कविता भीतर कहीं न कहीं रहती है जब मैं उपन्यास भी लिखता हूँ।
तब भी अंदर भीतर कहीं कोई कविता चलती रहती है। और उपन्यास के भी जो पैराग्राफ आते हैं वो कविताओं की तरह ही आते हैं। तो इस तरह से उपन्यास लिखना, गद्य लिखना, इसमें मैं आया। और इसके लिए मैं रमेश अनुपम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा छोटा मोटा जो गद्य लिखा था मैं उसे देखकर कहा कि आपको उपन्यास लिखना चाहिए। और मैं बस्तर में रहा काफ़ी, 12 साल 13 साल बस्तर में नौकरी के दौरान रहा, तो मैंने आदिवासियों को बहुत नज़दीक से देखा, उनकी समस्याओं को देखा, उनके लिए काम किया। और इससे मुझे जो अनुभव मिला था वो भूलन कांदा लिखने में बड़ा सहायक हुआ। दूसरा उपन्यास भी है, उसमें भी आदिवासी हैं, कुछ गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं। तो दूसरा उपन्यास खैरागढ़ नांदगांव जो आया उसमें भी मुझे ये अनुभव का लाभ हुआ। कहानियाँ भी, जो कहानी संग्रह है खसरा नंबर 84/1 रकबा 5 डिसमिल, ये संग्रह अब ये देखिए, ये है। भी शीर्षक कितना लंबा है। तो हाँ, आपके ये लंबे लंबे शीर्षक तो बहुत ही विचारणीय खसरा होते हैं। नंबर ये कहानी अरे वाह, संग्रह है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या तो बात है। इसमें 7 कहानियां हैं। जी जी। और ये किताब घर के अमर सत्य प्रकाशन से ये छप के तो आई इस थी। संग्रह में से किसी कहानी का एक अंश सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। हमारे बहुत सारे, प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ी हमारे साथ, और जी, सरोजनी कौशिक जी भी, कविता पंत जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं जो दूसरा उपन्यास है खैरागढ़ जी सर, नांदगांव, जी 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 इसमें जी से जी छोटा सा अंश आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, आपका स्वागत है जी, सुनाइए। जी। नांदगांव में बड़े सम्मानों से सम्मानित साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार महादेव जी रहते हैं। मैं नांदगांव जाता हूं तो अवश्य उनसे मिलने जाता हूं। मैं कविताएं लिखने पढ़ने में रुचि रखता हूं। वे बड़े धीर गंभीर हैं। आज की बिगड़ रही स्थिति को लेकर वे चिंता करते हैं। उनके साहित्य में यह चिंता हमेशा दिखती है। गांव में गरीबों को एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। यह शायद इसलिए भी कि आपस में मिलकर न रहें तो कौन शहर से आएगा उन्हें मदद के लिए। कविता मैंने कहा कि नेक कार्य शुरू करने से पहले हमें महादेव जी से मिलना चाहिए। वे हमें मार्गदर्शन देंगे। उनका साथ होना, उनसे सलाह मशवरा करना भी तो बनता है। मंजूर ने कहा। हम अपनी मंडली के साथ नांदगांव महादेव कुमार शुक्ल के घर पहुंचे। क्या बात है। हम पहुंचे ही थे कि उन्होंने मुझे देख लिया। मुझे वे जानते थे। साथ अपरिचितों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस हिसाब से देखने लगे कि मैं क्यों उनके पास आया हूं। हम लोग रास्ते पर ही थे। 10 मिनट पहले उन्हें बता दिया था कि हम आ रहे हैं। उन्हें बताया कि हम कुछ करना चाहते हैं जिससे समाज में बदलाव आए। वाह। हम तो तय करके गए थे कि महादेव जी को सामने रखकर ही हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलने वाला है। हमने खुलकर बातें की। कहा, देखिए, सारी समस्याओं के लिए कायदा कानून बने हुए हैं। व्यवस्था के भीतर सब प्रबंध हैं। तमाम लोग इसके लिए सरकार संगठनों के माध्यम से लगे हुए हैं। इस पर काफी धन खर्च हो रहा है कि सब ठीक हो जाए। पर देखिए इसका परिणाम क्या है। अपराधों का, समस्याओं का, बेईमानी का ग्राफ लगातार खराब होते जा रहा है। लगता है अब पानी सर से ऊपर निकला जा रहा है। अब भी हम बैठे रहे तो सारा कुछ हाथ से छूट जाएगा।
आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हम भी देखते सुनते रहे और कुछ किया नहीं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सुधार लाने के लिए हम सबके सामने जाएं, सबके साथ खड़े हो जाएं, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे आगे रहेंगे। तो वे सुनते रहे और अचानक वे खड़े हो गए हाथ जोड़कर। क्या बात है। महादेव जी अचानक खड़े हो गए हाथ जोड़कर, अपना मुखमंडल शांत बना लिया और 2 मिनट खड़े रहे। हम लोग देखते रहे। उन्होंने कहा, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही खड़े हो जाओ हाथ जोड़कर। हम लोग भी खड़े हो गए। सबके चेहरे पर एक आश्चर्य को देखकर भांप लिया था और तुरंत कहा, अपना चेहरा भी मेरे जैसे शांत बना लें। सो हम सभी वैसा ही चेहरा बनाने में लग गए। कुछ ही देर में हमारा चेहरा शांत दिखने लगा। कमरे में एकदम शांति थी। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि महादेव जी क्या कहने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छा। कहा कि मेरे हिसाब से यही मुख मुद्रा बनाकर हमें शांति से सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है वे ज्यादा होशियार होते हैं जो गलत होते हैं। उन्हें हम नहीं बता सकते कि हम यह सही हैं और यह आप गलत हैं। यहाँ तक कि सारे कायदा कानून हमारे से ज्यादा वे जाने हुए होते हैं जो गलत होते हैं। सो यह भी बताने का कोई फायदा नहीं। सो यही तरीका ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये महादेव, उपन्यास, जी जी, ये और ये, पढ़ना ये चाहेंगे। उपन्यास जो है जी जी जी। खैरागढ़ नांदगांव, जी जी जी। ये कब प्रकाशित हुआ है आपका? ये जो है प्रकाशित हुआ है 2017 में। जी 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 2017 में ये आ गया था। जी। जी हाँ। तो अच्छा ये बताइए संजीव जी, भूलन कांदा के बाद और किसी आपके उपन्यास पर फिल्म बनाने की कोई प्रक्रिया या कोई प्रयोजन है? क्योंकि जिस तरह से आपको इतना फेम मिला, इतनी प्रसिद्धि मिली आपको भूलन जी, कांदा उपन्यास के माध्यम से, और उस फिल्म को बहुत ही सराहा गया, पसंद किया गया उस फिल्म को, तो और भी कोई ऐसी विशेष योजना तो नहीं बन रही है? ये मेरे उपन्यास भूलन कांदा लिखने के बाद और उसे पढ़ने के बाद लोगों का ये कहना हुआ कि आपने अचानक ये उपन्यास बंद कर दिया, ऐसा लगता है ये आगे और जाना चाहिए। फिल्म देखने के बाद भी लोगों का कहना हुआ और मनोज वर्मा से बोले कि इसका आप पार्ट 2 बनाइए। भूलन कांदा का। भूलन भूलन कांदा पे जो फिल्म बनाई है, जी तो जी जी। मनोज वर्मा से भी ये बोला गया कि आप पार्ट 2 इसका क्यों नहीं बनाते, इसका पार्ट 2 बनाइए। तो वो सबको ये बोलते रहे कि भाई अब संजीव बख्शी जी पार्ट 2 लिखेंगे तो पार्ट 2 बना देंगे हम। अच्छा, कोई विचार है क्या अभी इसका? तो ये मेरा एक काम चल रहा है अभी। जी जी जी। मैंने शुरू किया है कि इसको मैं एक उपन्यास के रूप में आगे लिखूं। और कुछ पृष्ठ मैंने 50 पृष्ठ लिख भी लिए हैं। नहीं नहीं, मुझे एक चीज बताइए, ये बताइए सर, जी, कि क्या आपको लग रहा है कि लिखने की आवश्यकता है, इसको आगे लिखा जा सकता है, या महज ये फिल्म बनाने के लिए लिखना है? नहीं नहीं नहीं, ये जो आगे जो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है ये। इस ऐसा नहीं है कि इसको मैं आगे करके ले जा रहा हूँ, डिफरेंट स्टोरी है। पात्र अच्छा तो अच्छा। करीब करीब वो वही पात्र हैं, सब हैं, लेकिन बिल्कुल अलग स्टोरी बनेगी, अलग उपन्यास बनेगा। और इस पे काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं फिल्म बने इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे लिखना है इसलिए लिख रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, यही मैं जानना चाह रहा था। जी जी और जी। आप लिखेंगे और कोई अच्छा प्रोड्यूसर या मनोज वर्मा जी
उनको हाँ लगेगा कि वो उसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि ऐसी हाँ कई फिल्में बनी हैं जो जी। पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आगे हमारे समक्ष आती रही हैं। और तो ये अच्छा एक, स्वतंत्र, जी जी, जी कोई जी जी, जरूरी नहीं है कि पार्ट टू के रूप में बनाए, एक स्वतंत्र रूप से भी वो बना सकते हैं फिल्म, क्योंकि बिल्कुल अलग ये सब्जेक्ट पे जा रहा है और बिल्कुल डिफरेंट है ये। जी जी। तो जी। आपका अब इस समय जो पिछले साल से अब तक और क्या साहित्यिक गतिविधियां रही, आपने नया क्या लिखा? और एक तो जो भूलन कांदा का अनुवाद जो है, जी जी, अंग्रेजी में अनुवाद तो नोशन प्रेस से आ गया। जी जी, उसके बाद छत्तीसगढ़ी में मैंने भी अनुवाद कर दिया, वो भी आ गया। मराठी में बलवंत जेऊरकर अनुवाद कर रहे हैं, जो मराठी के मेहता लिए? मेहता पब्लिकेशन पूना से वो आने वाला है। क्या बात है। पंजाबी में जंग बहादुर गोयल हैं, वो अनुवाद कर रहे हैं। वो भी वहाँ से चंडीगढ़ से जो प्रमुख प्रकाशक हैं वहाँ से वो आने वाला है। कन्नड़ में उमा राम बेंगलोर से हैं, वो अनुवाद कर रही हैं। तो इस तरीके से हिंदी के अलावा अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली में भी अनुवाद करने की चर्चा अभी कर रहे चल थे। रही है। जी अंतिका जी, प्रकाशन के गौरीनाथ जी ने बताया कि पढ़ने के लिए कुछ लोगों को दिया है, अगर वो अनुवाद करना चाहेंगे तो मैथिली में भी ये अनुवाद होकर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मेरा मन ये है, और हमारे मित्र जो जुड़े हैं, जी साधना जी हरीश जी जुड़ी हुई हैं, जी आपका स्वागत कर रही है और आपका कार्यक्रम देख रही है। पासवान जी लगातार जुड़े हुए हैं। जी। इससे अभी जिस संग्रह में से आपने कुछ कविताएं सुनाई, एक दो कविताएं और सुनाई, बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं। जी, जी, मैं इसी संग्रह में से और कोई कविता, आपका स्वागत है। अभी ये आईपीएल का मैच चल रहा है, क्रिकेट जी का, जी, जी जी और जी, लोग उसमें काफी देख रहे हैं आईपीएल। तो क्रिकेट मैच के ऊपर से एक छोटी सी कविता है। क्या बात है। मैच रुक गया है, मैच रुक गया है, बारिश होने के कारण क्रिकेट का मैच रुक गया है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा जब बारिश बंद हो जाएगी। बारिश होने के कारण क्रिकेट का मैच रुक गया है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा जब बारिश बंद हो जाएगी। दर्शकों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें कि बारिश जल्दी बंद हो जाए। मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा हो कि अनाउंस करने वाला यह कहे कि यह बारिश किसान के लिए बहुत जरूरी है, इससे किसान बहुत खुश होंगे। क्या बात है। यह सुनकर सारे दर्शक एक साथ ताली बजाएं और खुशी खुशी घर चले जाएं, पर सच में ऐसा नहीं होता। दर्शक भगवान को मनाने में लगे हैं कि बारिश रुक जाए। कहा जा रहा है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि बारिश बंद होते ही पता नहीं चलेगा कि बारिश कहाँ चली गई। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा कटा को, बहुत अच्छा व्यंग्य जी किया है आपने इस कविता के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक और कविता, संजीव जी जी एक और कविता जी सुनाइए। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, ओमकार प्रसाद साहू जी वो भी जुड़ गए हैं, आपका जी। कार्यक्रम देख रहे हैं। जी जी जी, एक छोटी सी और कविता, एक कविता है, जी जंगल का अंधकार। जी जी, आपका स्वागत है जी। पेड़ पौधे सो गए हैं, जंगल सो रहा है, यहाँ के पशु पक्षी सभी गहरी नींद सो रहे हैं। हम्म, सबके अपने सपने, सबकी अपनी सुबह, रात का अंधकार, जंगल का अंधकार,
इसे ओढ़ते हैं, बिछाते हैं और सब सो जाते हैं। क्या बात है। यहाँ का सुनसान एक लोरी है, सब लोरी सुनते हैं। जिस रास्ते आती है नींद उस पर चल देते हैं। खेत ही खेत है, सपनों के खेत हैं, उसके पार जाते हैं आदिवासी और कुछ सपना बो आते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जी जी। जंगल का अंधकार इनकी रखवाली करता है। आदिवासी अपने सपनों को भूल जाते हैं, सुनसान अपने पास रखता है संजो कर इन्हें। इस अंधकार में, इस सुनसान में सुरक्षित हैं आदिवासी। वाह 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 सुरक्षित वाह, हैं, बहुत बढ़िया। सुरक्षित हैं इनके सपने। जो इनके सपने, जो इनके अंधेरे को नष्ट कर देना चाहते हैं, इनके सुनसान को धमाकों की आवाज से खत्म कर देना चाहते हैं। अपील है उनसे करबद्ध, जंगल को उसकी नींद वापस कर दो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत सोने बढ़िया। दो, वाह सोने वाह दो वाह, जंगल को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को। उनके अंधकार में उजास है, उनके क्या बात है। अंधकार में उजास है, उनके सुनसान में संगीत है। यह आदिम उजास, यह आदिम संगीत, इसे नष्ट मत होने दो, वाह इसे वाह वाह नष्ट वाह, मत होने दो। नष्ट मत होने, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए, आजकल की जो पीढ़ी है, जी। तो जो आजकल कविता लिखी जा रही है, तो हाँ उनके लिए क्या आप, मैं तो खैर ये नहीं कहूँगा कि आप उनको क्या सलाह दे रहे हैं या क्या नसीहत दे रहे हैं, लेकिन उनको आज की कविता के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत जी। सारे कवि हैं, बहुत सारे आज के युवा पीढ़ी में भी बहुत सारे कवि हैं जो लगातार कविताएं करने हाँ में, रचने में लगे जी हुए हैं। जी जी। तो जी जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपके? कविता को पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर कविता का जो कथ्य और तथ्य होता है उसको जी सामने जी। लाएं। हाँ हाँ हाँ। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। वहाँ के छात्रों से मुझे संपर्क करने का मौका मिला। यह शासकीय हो गया है और इसे ऑटोनॉमस बना दिया गया है। जी जी। और इसमें हाल ही में बीए फर्स्ट ईयर में भूलन कांदा को सिलेबस में लिया गया। अरे वाह, क्या बात है, आपको बधाई जी। है, बहुत बहुत बधाई आपको। और अंग्रेजी वाला भी जो है वो भूलन कांदा वो एमए में सिलेबस में आ गया है। तो वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित करके मुझे और मनोज वर्मा जी को दोनों को बुलाया गया था। तो इस सिलसिले में मैं कॉलेज में गया था। वहाँ फिल्म भी सबको, छात्रों को 104 हैं विद्यार्थी वहाँ, 104 जो इसे पढ़ रहे हैं। तो उन्हें फिल्म भी दिखाई गई और हम लोगों ने उनसे बातें भी की, कविताओं की भी बातें हुई और उपन्यास की भी बातें हुई। तो आजकल पढ़ते कम हैं लोग, लिखा तो बहुत जा रहा है। और आपको मैंने अभी बताया कि इतना ज़्यादा लिखा जा रहा है, अच्छा और खराब, कि उसमें से अच्छा को चयन करने में बहुत दिक्कत आती है कि अच्छा कौन सा है, इसमें से हम चयन करें उसको। तो उसी में से चयन करना है। जब आप खूब पढ़ेंगे तो उसमें से आप चयन करेंगे अच्छा को भी और उसे पढ़ पाएंगे। अच्छा भी बहुत लिखा जा रहा है। मेरा तो कहना सबके लिए ये है कि हमें जब लिखना है तो पढ़ना भी बहुत चाहिए, काफ़ी पढ़ना चाहिए। अच्छी कविताएं हम पढ़ें और अच्छी रचनाएं लिखें, और जो खूब सारे लिखें उसमें से चयन भी बहुत हम निर्ममता पूर्वक करें और उसमें से अच्छी निकालें और उसे ही हम सबके सामने परोसें, सबको दें, पढ़ने के लिए दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, कविता के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है। तो जो जो भी साहित्यकार और विद्वान जन हमारे इस मंच पर आते हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा हमेशा रहती है
जी, जी। आजकल के सोशल मीडिया के इस विस्फोट में ये जितना सोशल मीडिया में छप रहा है, आ जी, रहा जी। है, आ रहा है। परोसा जा रहा है सोशल मीडिया जी, के, जी, चाहे वो फेसबुक में हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, या अन्य जी। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आता है। तो आप क्या समझते हैं संजीव जी, पुस्तकों की जो प्रासंगिकता है, उनकी जो आवश्यकता है, क्या वाक़ई उस वो रह गई है क्या? इस बीच में गणेश जी बहुत बड़े कवि हैं, हमारे मित्र हैं। वो जी। कुल्लू से जुड़ गए हैं। बहुत उनका स्वागत कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये किताबें तो बहुत ज़रूरी है, हमारे बीच होना और अच्छी किताबों का आना। हम बहुत पुराने समय के लेखक, कवि जो बड़े-बड़े हैं, नामधारी, वहाँ से शुरू करना चाहते हैं पढ़ना। कोई आज पढ़ना शुरू करता है और एकदम से महादेवी वर्मा को पढ़ना चाहता है, मुक्तिबोध को पढ़ना चाहता है और वो कहते हैं कि कविता हमारे समझ के बाहर की चीज़ है। तो ये गलत बात है। आप सीधे महादेवी वर्मा को और मुक्तिबोध को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में कैसे बात आएगी और कविता आप कैसे समझ पाएँगे? इसलिए ज़रूरी ये है कि अभी जो सरल भाषाओं में, सरल शिल्प में और जो कविताएँ आ रही हैं, दीगर जो किताबें हैं, और वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए और इन्हें पढ़ते हुए फिर जाइए महादेवी तक और मुक्तिबोध तक। तो आप समझ पाएँगे कि कविता क्या है। बहुत सारी, अभी मैं आपको इस सिलसिले में बताऊँ कि अ, अमेरिका में एक संस्था है, नासा। वो छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ एकत्रित होके और वहाँ नाचा जो है संस्था, वो काम करते हैं। समय-समय से वो कार्यक्रम भी करते हैं। अभी शिकागो में बुलंद इमेज की स्क्रीनिंग हुई थी। शिकागो में लोगों ने देखा और बहुत पसंद किया और अच्छा, सोशल बहुत बढ़िया। सोशल सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ डाला कि परिवार के साथ हमने इसे देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद किया लोगों ने। तो इस तरह के, और वो भी काफ़ी यहाँ की किताबें पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और जुड़े हुए हैं यहाँ से, अमेरिका के लोग। तो इस तरीके से हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी लोग रुचि ले रहे हैं, जो यहाँ से भारतीय बाहर गए हैं, उनमें भी रुचि होती है कि हम पढ़ें अधिक से अधिक जो यहाँ लिखा जा रहा है। मुझे ये पता चला कि कबीर आपको बहुत पसंद है और जी। कबीर को आप खूब गाते हैं। वो हाँ, उनके थोड़ा बहुत गा अ, लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब कार्यक्रम लगभग हमारे समापन की ओर आ रहा। देखिए बातचीत में कैसे लगभग 1 घंटा निकल गया और जी, हमारे जी। मित्र तो सुन रहे हैं, लगातार जुड़े हैं। तो हाँ, कबीर तो वास्तव में मुझे भी बहुत पसंद है। वो कुछ सुनाइए ना कबीर का। मैं और अगर वो सुनाता हूँ और आप उससे सस्वर पहले, पाठ करेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी। हाँ, मैं थोड़ी-सी एक बात जो है, जो जी सर। आजकल सम्मानों के बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आजकल ऐसा हो गया है जी। कि सम्मानों के पीछे लोग बहुत भागने लगे हैं कि मुझे ये सम्मान मिल जाए। वो वहाँ आवेदन देते हैं सम्मान के लिए, वहाँ कोशिश करते हैं और इस तरीके से लोग सम्मानों को बिगाड़ दिया है लोगों ने। एक सम्मान जो मुझे मिला, हेमचंद्राचार्य अलंकरण, वो गुजरात के एक पाटन ज्ञानपीठ का पुरस्कार है। जब उन लोगों ने संपर्क किया मुझे, तो जैसे मैं और दूसरे सम्मान देने वाले लोग हैं, वैसा ही समझ के मैं उनसे बात कर रहा था। इतनी हम्म। मेरी रुचि उतनी नहीं है कि कोई सम्मान के लिए मैं जाऊं और मुझे मिले। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कोई जूरी तय नहीं करता। हमारे वाचनालय में जो किताबें होती हैं,
क्या उसे बात जो है। पाठक पाठक पढ़ते हैं और वो तय करते हैं कि किसे सम्मान दिया जाए। अरे वाह, क्या बात, अच्छा अच्छा, बहुत तो बढ़िया, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया उन्होंने बताई और कहा कि आपका जो संग्रह है, काव्य संग्रह, सफेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता था, उसे पाठकों ने पढ़कर और उसे चुना है और इसलिए हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो फिर मुझे जिज्ञासा हुई कि मेरे पहले आपने और किसे किसे सम्मानित किया। तो जो उन्होंने नाम बताए तो मैं तो अवाक रह गया। उन्होंने कहा कि पहला सम्मान जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। क्या बात है, क्या बात है, क्या फिर बात है। उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, इस सबको सम्मान दिया जा चुका है। और तो 34वें नंबर पे हरिशंकर परसाई, उसी प्रक्रिया के हिसाब से उसी जो प्रक्रिया में उसी क्या बात प्रक्रिया है, में क्या बात है। और 34वें नंबर पे हरिशंकर परसाई को दिया गया था और 37वें नंबर पे वो बोले आपको दे रहे हैं हम। वाह वाह मैं बोला मैं तो धन्य हो गया भाई, ये सम्मान पाके। वाह। बहुत ये बढ़िया। हाँ, तो वो 50,000 रुपए की राशि भी देते हैं और सम्मानित भी करते हैं वो। तो यहाँ रायपुर में आके उन्होंने मुख्यमंत्री जी के हाथों से मुझे सम्मानित किया। उसमें मेरी माँ भी उपस्थित थी उस सम्मान में और वो देख रही थी। मेरी सासू माँ भी उपस्थित थी, तो सब लोग परिवार के साथ भी गए थे। क्या और बात है। ये सम्मान मुझे, उसके बाद प्रेमचंद सम्मान मिला भूलन कांदा के लिए, जो बांदा से आए थे मयंक खरे जी, और विष्णु खरे और शिव मूर्ति जी इसके जूरी में थे, उन्होंने चयन किया था। तो अध्यक्षता उसमें विनोद कुमार शुक्ल ने की थी और इस तरह से रायपुर में क्या बात है, मुझे क्या बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आप, वाह 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 हाँ वाह। 25 जनवरी 2014 को इस तरह से। तो ऐसे एक दो ही सम्मान, दो तीन सम्मान मुझे मिले हैं, ज़्यादा कुछ सम्मान की फहरिस्त नहीं है मेरे साथ। तो देखिए, सम्मान तो आपकी पुस्तकें है, सम्मान हाँ, तो आपका व्यक्तित्व है, नहीं अब सम्मान तो देखिए, आपका कृतित्व है, वही तो सम्मान है। मैं उसे सम्मान मानता हूँ। भारत भवन में काव्य प्रसंग करके एक कविता पाठ करते हैं, देश के किसी एक कवि को बुला के वो काव्य प्रसंग में कविता सुनते हैं उसकी। तो मुझे भी 15 सितंबर 13 को वहाँ बुलाया गया था और मैंने 1 घंटे तक वहाँ कविता सुनाई भारत भवन में। ये मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बड़ा सम्मान है मेरा, सबसे बड़ा सम्मान है, सही बात है, कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल सही कह। जी मैं जी। कविता सुना सका। तो अब तो आप अब कबीर को सुनाइए, कबीर कबीर सुनाइए। कबीर मैं, उसके बाद हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जी जी। जी जी हैं। इसको नीचे रखिए, पेपर साइड में रखिए, आपका मुंह ढक लगा। ठीक। जी जी। जी चलो सुनाइए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना वाह। मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में।
नाम भ्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। खोजी होय तो तुरंत मिली हूँ, पल भर की तलाश में। वाह खोजी वाह। होय तो तुरंत मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो मैं तो हूँ विश्वास दस में। में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कबीर का सुनाया आपने। उसके साथ ही हम आपका आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो जी जो हमारे साथ इस बीच में मित्र जुड़े रहे, उनके जी, लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप संजीव जी? जो जुड़े हैं और सुन रहे हैं, उनका मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका प्रेम और स्नेह मुझे मिला। हमेशा वे ऐसा ही प्रेम और स्नेह मुझे देते रहें। और मोर माटी ऐप डाउनलोड करके भूलन इमेज फिल्म ज़रूर सब देखें और देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। भूलन कांदा उपन्यास ना पढ़ा हो तो ज़रूर उसे पढ़ें, अमेज़न में उपलब्ध है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और उनका प्रेम सदा बना रहे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या नमस्कार। बात है संजीव जी, एक प्यासा हो और उसके सामने नदी है और उसकी प्यास कभी बुझे ना, इसी तरह से कि हमने आपको 2-3 बार बुलाया। एक जी बार तो भोलन कांदा के उस बहाने से, फिर बाद में आपके व्यक्तित्व पर बातचीत हुई, आज फिर आपके कृतित्व पर बातचीत हुई। क्या बात है, बहुत आनंद आया। ईश्वर जी ने चाहा कि फिर मिलेंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ आपके साथ गपशप करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपसे कबीर और तुलसी सुनेंगे, आपसे संजीव बख्शी को पुनः सुनेंगे। ये हमारे जी लिए जी सौभाग्य की बात रहेगी। तो मैं अपने मित्रों का तो हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, वे इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत जी। दूर-दूर से। और साथ हाँ, में आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने संजीव बख्शी जी समय निकाला और आप इस मंच पर आए। पुनः आपका मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में, रचना धर्मिता कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर उपस्थित थे रायपुर से वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार श्री संजीव बख्शी। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे इस बीच में, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार करता हूँ।